अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की और हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए की। और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी हमने क्रोमोसोम की जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी क्रोमोसोम की बड़ी भरपूर। तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा क्रोमोसोम के, और उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे और थोड़ी सी आज हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डीएनए की बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मुझे खैर अब आप जान ही गए हैं तो इसके लिए कुछ ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर आसिम हूँ, आप मुझे जानते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास जनाब अली एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है क्रोमोसोम की, जिसके अंदर इन्होंने पहले तो क्रोमोसोम को दिखाया है। फिर आप देख रहे हैं इट्स ए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि क्रोमोसोम जब हमें नज़र आते हैं तो बेसिकली वो सेल डिवीजन में रेप्लिकेटेड फेज में नज़र आते हैं, ऐसे हमें नज़र नहीं आते। इसमें बीच में सेंट्रोमेयर भी आपको नज़र आ रहा है। फिर देखें जो छोटा आर्म है उसको पी आर्म और जो बड़ा आर्म है उसको क्यू आर्म कहा जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने इसी के अंदर से आप देख रहे हैं कि एक क्रोमेटिन फाइबर को निकाला है और फिर उसमें से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपको अलग करके दिखाया है। नाउ अगेन इट्स अ डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम जिसमें आपको पी आर्म और क्यू आर्म नज़र आ रहा है। अब आप याद कर लीजिए, पी छोटे आर्म के लिए और क्यू बड़े आर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रोमेयर आपको नज़र आ रहा है, बाकी भी इसके पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं इट्स अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और इसमें आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो नज़र आ रहे हैं। और राइट, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल की डायग्राम, ये हमारे ह्यूमन कैरियोटाइप की डायग्राम है। और इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के जो हमारे पास हमें क्रोमोसोम है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इंसानों का कैरियोटाइप है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये हमारे कैरियोटाइप की ओरिजिनल डायग्राम है। इससे पहले जो आपने डायग्राम देखी थी ये हमारा ओरिजिनल कैरियोटाइप है। सॉरी, मेरे को डायग्राम किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक फीमेल जो है वो कैरियोटाइप है। हमें दो एक्स क्रोमोसोम इसमें नज़र आ रहे हैं, वाई क्रोमोसोम हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। राइट, अब हम ज़रा बात करते हैं डीएनए की। अच्छा, आप याद कर लीजिए कि जो डीएनए है, डीएनए को डिस्कवर किया गया था बहुत पहले, आज से तकरीबन कोई समझें पौने 200 साल पहले डीएनए की डिस्कवरी हुई। और एक स्वीडिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे और ही वॉज जस्ट 22 ईयर ओल्ड जब उसने सारी डिस्कवरी की। उसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो ये मैंने मिशर का नाम जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आप इसको याद रख सके। तो फ्रेडरिक मिशर ने जो है वो सबसे पहले डीएनए की जो है वो हमारे से बात जो है वो की थी। अच्छा, उसके बाद फ्रेडरिक मिशर जो है बेसिकली पस सेल्स को स्टडी कर रहा था। अगर आपको पता हो तो जो पस सेल्स होते हैं दे आर डेड डब्ल्यूबीसीज। तो वो उसने उसके न्यूक्लियस में एक मटेरियल देखा और उसने कहा यार ये जो मटेरियल मैंने देखा है मुझसे पहले किसी ने भी नहीं देखा, और उसने उसका नाम रख दिया न्यूक्लियन। बाद में जब उस न्यूक्लियन की केमिस्ट्री को देखा गया तो पता लगा कि जो न्यूक्लियन है इट्स केमिकल इन नेचर, और इसको जो है वो नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बहुत सारा ज़माना ऐसे ही पास हो गया और किसी को डीएनए की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता था। असल में जो डीएनए को इम्पोर्टेंस मिली, जो डीएनए को अहमियत मिली, वो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए नीमोकोकस के साथ, उससे जो है वो डीएनए को एक्सपेरिमेंट से शोहरत मिली। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने 1928 में डीएनए के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये है कि जो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ये चाहते थे कि जनाब अली वो वैक्सीन बना लें किसकी, निमोनिया की, क्योंकि निमोनिया जो है वो स्टिल इस एडवांस ज़माने में भी बच्चों के अंदर डेथ का एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब वो वैक्सीन तो खैर क्या उनसे बनती, मगर उससे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारे सामने एक डीएनए का मैंने आपके लिए 3D मॉडल जो है वो इंटरनेट से उठाया है। तो उसमें आप डीएनए के दोनों स्ट्रैंड देख रहे हैं और बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये भी आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत ही कमाल की, बहुत खूबसूरत जो है वो 3D मॉडल है। नाउ फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया तो उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने, ये अपने डॉग के साथ बैठे हुए हैं, ये बेसिकली इंग्लिश डॉक्टर थे। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये देखिए ये फ्रेडरिक ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने दो स्ट्रेन्स की बात की और ये दोनों स्ट्रेन्स जो इन्होंने बात की ये थी न्यूमोकोकल बैक्टीरिया की। इनमें से एक थी रफ टाइप और दूसरी थी एस टाइप। स्टडीज़ में इनको पता चला, यानी फ्रेडरिक ग्रिफ्ट को, कि जो रफ टाइप है जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं किसी माउस के अंदर या किसी और के अंदर, तो उससे जो है माउस को नमूनिया नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस टाइप है वो नमूनिया कॉज करने वाली वायरुलेंट स्ट्रेन है, और जो आर टाइप है वो नमूनिया कॉज करने वाली स्ट्रेन नहीं है। तो हमें वैक्सीन किसकी बनानी है, एस टाइप की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एस टाइप बैक्टीरिया थे उनको हीट किल्ड किया, क्योंकि आपको अगर वैक्सीन का असूल पता हो तो आपको पता है हमें वैक्सीन में पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, हमें उसके किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने इसको हीट किल्ड किया और हीट किल्ड करके उन्होंने कहा कि मैं जनाब अली क्या करता हूँ, इसकी जो है वो
जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है या जो इसकी सेल प्रोटीन होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मैं जो है इसकी वैक्सीन बना लूँगा। अच्छा, इस दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइव एस टाइप और हीट किल्ड लाइव आर टाइप और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को मिला के जो है वो माउस को इंजेक्ट किया। और ग्रिफ जो है वो ये देख के हैरान रह गए कि जो चूहा था उसने नमूनिया डेवलप कर लिया और चूहा जो था मर गया। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि लाइव आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया दोनों नमूनिया कॉज नहीं कर सकते। तो ग्रिफ्ट को इस बात ने बड़ा परेशान किया और ग्रिफ्ट ने कहा वैक्सीन तो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं ये मसला हल करूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने अपनी जो है वो स्टडी की और स्टडी में उन्होंने एक प्रिंसिपल का जिक्र किया जिसको आज हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम देते हैं। तो बेसिकली ग्रिफ्ट ने क्या कहा, ग्रिफ्ट ने ये कहा कि हुआ ये कि जब एस टाइप डेड बैक्टीरिया को आर टाइप लिविंग बैक्टीरिया के पास लाया गया तो कोई चीज़ थी जो कि निकली डेड एस टाइप बैक्टीरिया थे और उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया किसको, लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया को। और उसके प्रूव में उन्होंने ये बात भी बताई कि जब उन्होंने उस अटॉप्सी की यानी जो पोस्टमार्टम किया, मरने के बाद उस चूहे को एग्जामिन किया, तो उसके अंदर उनको लाइव एस टाइप बैक्टीरिया मिले। लाइव आर टाइप बैक्टीरिया तो मिले, वो तो उन्होंने इंजेक्ट किए थे, मगर उन्होंने लाइव एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट नहीं किए थे, उन्होंने डेड एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए थे। तो इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो ये फ्रेडरिक गिफ्ट की मैंने सारी डिटेल्स में लिखी है, आप इसको पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। ये एक और डायग्राम इसमें मैंने लगाई है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें जब उन्होंने आज जो लिविंग एस टाइप को उसको दिया तो चूहा मर गया, जब आर टाइप को लगाया तो चूहा नहीं मरा। फिर जब हीट किल्ड लगाया चूहे को तो चूहा जिंदा रहा, मगर जब इन्होंने कॉम्बो बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया, लिविंग आर टाइप को डेड एस टाइप के साथ मिलाया तो चूहा जो था वो मर गया और चूहे को जो है वो नमूनिया हो गया। अच्छा, अब जब फ्रेडरिक गिफ्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को पब्लिश किया 1928 में, तो ये स्टडी जो है कुछ अरसे बाद दो तीन बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, उन्होंने देख ली। उनमें से एक का नाम था ऑस्वर्ड लेवरी, एक का नाम था मैक्लॉयड, तीसरे का नाम था मैकार्टी। तो उन्होंने एग्जामिन करने का फैसला किया कि हम जो है वो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को रीपरफॉर्म करें और देखें कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की नेचर क्या है, उसकी नेचर को जानने की कोशिश करें। तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर काम किया। तो अब ये देखिए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल काम किया बिल्कुल। अब ये उन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को आप देख रहे हैं रीपरफॉर्म किया हुआ, मगर उसके साथ इन्होंने क्या किया है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो बैक्टीरिया को रख रहे हैं उस इन्वायरमेंट में वो साथ में कोई ऐसे एंजाइम डाल दे रहे हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को। जैसे अगर आप यहाँ पे पहले उसको देख सकें तो पहले उसमें इन्होंने पॉलीसेकेराइड को यहाँ डेसेक किया है, दूसरे में देख रहे हैं लिपिड को डेसेक किया है, तीसरे में आरएनए को डिस्ट्रॉय किया है, चौथे में प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया है, पांचवें में डीएनए को डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो जब पॉलीसेकेराइड डिस्ट्रॉय हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन रुकी नहीं, चूहे को नमूनिया हो गया, चूहा मर गया। जब लिपिड डिस्ट्रॉय हुए तो ट्रांसफॉर्मेशन रुकी नहीं, चूहे को नमूनिया हुआ, चूहा मर गया। जब आरएनए डिस्ट्रॉय हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन रुकी नहीं, चूहे को नमूनिया हुआ, चूहा मर गया। और जब प्रोटीन को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उस ज़माने में ये बात मानी जाती थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है और प्रोटीन ही कैरेक्टर्स को पेरेंट से जो है वो बच्चों तक ट्रांसफ़र करता है, तो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो रुकी नहीं और चूहा जो है वो मर गया। मगर जैसे ही उन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया तो आप देख रहे हैं कि जो चूहा है इट्स अलाइव एंड हेल्दी और उसके अंदर उनको कोई लिविंग स्ट्रेन भी नहीं मिला एस टाइप का। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो मैक्लॉयड, मैकार्टी और ऑस्वर्ड लेवरी ने किया, इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ का है बेसिकली वो डीएनए है। यानी डीएनए डेड एस टाइप बैक्टीरिया से निकल के अलाइव आर टाइप बैक्टीरिया के पास जा रहा है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना, तब्दील कर देना। तो उसको तब्दील कर रहा है और तब्दील करके जो है उसको एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, इतना बड़ा काम इन्होंने किया मगर इन गरीबों को बेचारों को नोबेल अवार्ड के लिए जो है वो कंसीडर नहीं किया गया। रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के तीनों डॉक्टर्स हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा के सारा जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में डिफरेंट एंजाइम्स जब ऐड किए हैं तो उससे उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन किए। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने डीएनए को जो है वो स्टॉप किया वैसे ही जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो स्टॉप हो गई। अच्छा, अब हमें इस बात को समझना है कि ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाता था और बहुत शोर मचा इस बात पे जब मैक्लॉयड, मैकार्टी और एवरी ने कहा कि नहीं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, क्योंकि डीएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा है बैक्टीरिया को। तो इस पे जो है वो बड़ा शोर मचा और उसके ऊपर हार्शे और चेज, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने तय किया कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये बात तय कर देंगे कि वाकई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल। और बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, ये देखिए उन्होंने क्या किया,
उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में जैसे कि आप देख रहे होंगे, बाहर इसकी जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोड है, उसको उन्होंने रेडियो लेबल किया है 1 में, और दूसरे में आप देख रहे हैं जो अंदर वाला जो इसका डीएनए है उसको उन्होंने रेडियो लेबल किया। और फिर इन्होंने इन दोनों फेज बैक्टीरिया को अलाउ किया कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की टाइप होती है, बेसिलाई होते हैं बेसिकली वो, तो ई कोलाई को वो इन्फेक्ट करें। तो जब वो ई कोलाई को उन्होंने इन्फेक्ट किया, करवाया बैक्टीरिया से, ओ सॉरी वायरस से, बैक्टीरियोफेज वायरस से, तो उन्होंने ये बात नोट की कि जब उन्होंने प्रोटीन कोड को रेडियो लेबल किया तो वो रेडियो लेबल प्रोटीन कोड उनको बैक्टीरियल सेल के बाहर मिली, मगर जब उन्होंने डीएनए को रेडियो लेबल किया तो डीएनए जो था वो रेडियो लेबल होकर उनको बैक्टीरिया के सेल के अंदर मिला वायरस का। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वायरस ने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए जो मटेरियल ट्रांसफ़र किया है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो प्रोटीन नहीं है, वो डीएनए है। तो हार्शे और चेस के इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को बिल्कुल पक्का कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो बेटा ये छोटी सी एक टाइम लाइन मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें 3 मैंने आपके साथ बहुत ही जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। उनमें से पहला जो है वो ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, और दूसरा जो था वो आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना थी ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, जो मैक्लोइड, मैकार्टी और एवरी ने की। और तीसरा ये हार्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसने बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं। तो अब ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जब डीएनए की हमने बात की, तो अब हम चलते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम थोड़े से न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं, क्योंकि हमने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो डीएनए द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, तो जब तक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होगा, हमें समझ नहीं आएगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है। अच्छा, अब आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, ये हार्शे और चेस के एक और एक्सपेरिमेंट की डायग्राम मैंने आपके लिए लगा रखी है, आपको देखिएगा, बहुत आपको एंजॉय करेंगे। अच्छा, हार्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट्स की एनिमेशन भी अवेलेबल है, तो मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसमें आप जाके इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो देख भी सकेंगे, एनिमेशन, उसकी एनिमेशन भी देख सकेंगे। अच्छा, अब हमें ये बात जाना मालूम है कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, यानी डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो जब तक आप और मैं न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो हमें पता लगता है कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। उसमें एक कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन बेस होती है, और आपको पता है ये मेन इसका जो है वो कंपोनेंट है। दूसरा इसमें पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर आपको पता है 5 कार्बन शुगर को बोलते हैं, और एक इसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब याद हमें रखना है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है पेंटोस शुगर का, उसके साथ नाइट्रोजन बेस, और जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ जो है वो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं तो हमें एक तरह के न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक ही तरह की शुगर मिलती है। मैं क्या मत कह रहा हूँ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूँगा आरएनए की, तो मैं आरएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड को देखूँ, मुझे उसके अंदर शुगर राइबोज ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह अगर मैं देखूंगा डीएनए को, तो मैं डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड को देखूं, मुझे उसमें शुगर डीऑक्सी राइबोज ही मिलेगी। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप डीएनए और आरएनए में सिमिलर होता है, H3PO4 विद नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और यही नेगेटिव चार्ज हमने बात की थी क्रोमोसोम में डीएनए में, कि क्रोमोसोम्स को, हिस्टोन को पॉजिटिव और डीएनए को नेगेटिव बना के उनकी जो सुपर क्वाइलिंग है, जो रैपिंग है, उसको जो है वो अलाउ करता है। तो जब हम देखेंगे तो हमें ये बात पता लगेगी कि किसी भी टाइप के न्यूक्लिक एसिड में, वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें जो शुगर होती है और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो सेम रहता है। तो भाई फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क आएगा नाइट्रोजन बेसिस में। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह की होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है बहुत डिटेल में, प्योरिन्स और पायरिमिडिन्स, है ना। तो डीएनए में 2 प्योरिन्स होते हैं, 2 पायरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन आपको पता है क्या है, शाबाश शाबाश, प्योरिन है, और जो साइटोसिन और थायमिन है वो पायरिमिडिन है। ठीक है, इस तरह आरएनए में एडेनिन गुआनिन वही रहेगा, साइटोसिन भी वही रहेगा, सिर्फ थायमिन की जगह यूरेसिल उसको रिप्लेस कर लेगा। अच्छा, उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फिर वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमें पता है। तो इसमें आपको फॉस्फोरिक एसिड नज़र आ रहा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर नज़र आ रही है, नाइट्रोजन बेस नज़र आ रही है, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोटाइड बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब देखें, मैं सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर को देख कर ये बात जज कर सकता हूँ कि ये डीएनए का जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, बिल्डिंग ब्लॉक है, आरएनए से इसका कोई लेना देना नहीं। ओके, अब देखें फिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से बॉन्ड कर रहा है वाया फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो बॉन्ड होता है इसको हम फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड कहते हैं।
तो आपने बहुत अच्छी तरीके याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए मिलते जाते हैं, और जब वो मिलते जाते हैं तो करोड़ों अरबों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से जो बड़े बड़े चेन बन जाते हैं, या अगर कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें वो चेन छोटा भी हो सकता है, उस चेन को हम नाम देते हैं किसका? उस चेन को हम नाम देते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का, या डीएनए का, या आरएनए का। ठीक है बेटा, तो ये आज मैंने आपसे बहुत ब्रीफ एक डिस्कशन की, बात की, थोड़ा हमने क्रोमोसोम को देखा, थोड़ा हमने डीएनए की हिस्ट्री देखी, थोड़ा हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी देख लिया, साथ में हमने डीएनए का एक 3D मॉडल भी देखा। तो अब जो है मैं आपके साथ मिलूंगा अगले लेक्चर में, बट जाने से पहले जैसा कि आपको पता है आप मेरा लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, बड़ा पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। इस तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस करते जाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं यूट्यूब के मेरे चैनल पे तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले और आप इसको देखें। साथ ही आपके जितने दोस्त हैं उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो अपनी छुट्टियों को और अपने इन फरागत के दिनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो मेरी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्स एन न्यूक्लिक मॉडल ऑफ डीएनए की, और साथ में मैं आपसे बात करूंगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। तो टिल देन, खुदा हाफिज़।